हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर पीडी यादव पॉलिटिकल साइंस के लिए। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के सेकंड बुक जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति यानी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। बच्चों, इस सेकंड बुक के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना यानी कि चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे, उन्हें सोल्व करेंगे। मैंने इसके 2 पार्ट बनाए हैं। पहला पार्ट आपने देख लिया है। आज पार्ट सेकंड की बात करते हैं। इसमें हम 4 और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन को देखेंगे। बच्चों, इस वीडियो क्लास में एक कार्टून और एक पैसेज वाला प्रश्न भी आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में है। तो क्वेश्चन को पढ़ लें। क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी की समस्या को कैसे दूर किया गया, यानी नेहरू के बाद कौन, इस समस्या का समाधान कैसे हुआ, हु आफ्टर नेहरू। तो इसके बारे में लिखेंगे। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू यानी कि पहले प्रधानमंत्री का निधन हो गया। उसके बाद उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर बहस तेज हो गई। नेहरू के बाद कौन? पंडित नेहरू के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी ने गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष यानी कि उस समय के अध्यक्ष के कामराज ने अपनी पार्टी के नेताओं और सांसदों से सलाह मशविरा किया और उन्होंने पाया कि कांग्रेस के सभी नेता लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में हैं। पंडित नेहरू भी अपने जीवन के आखिरी वर्षों में शास्त्री पर अधिक निर्भर होते चले गए थे। शास्त्री जी को कांग्रेस संसदीय दल का निर्विरोध नेता चुन लिया गया और वे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से लेकर 10 जून 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से यह कहना है कि आप यहाँ से नोट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे क्लास में पूछ लेना या मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लाल बहादुर शास्त्री के राजनीतिक उत्तराधिकारी की समस्या को कैसे दूर किया गया, यानी हु आफ्टर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री के बाद पीएम कौन बनेंगे, इस समस्या का समाधान कैसे किया गया, यह क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं इसे। लाल बहादुर शास्त्री के निधन से कांग्रेस के सामने दोबारा राजनीतिक उत्तराधिकारी का सवाल उठ खड़ा हुआ। सिंडिकेट ने यानी कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने सिंडिकेट ने एक बार फिर से गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया। राजनीतिक उत्तराधिकारी के लिए इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच कड़ा मुकाबला था। आप यहाँ पूछ सकते हैं कि गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया ताकि उस समय तक प्रधानमंत्री कौन बनेगा उसका चयन हो सके। तो इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच कड़ा मुकाबला हो गया। दोनों पीएम की रेस में थे। तो इस दफ़ा पार्टी के बड़े नेताओं ने, सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को समर्थन देने का मन बनाया, लेकिन इंदिरा गांधी के नाम पर सर्वसम्मति कायम नहीं की जा सकी, यानी सभी लोग सहमत नहीं थे। तो सही फैसला करने के लिए कांग्रेस के सांसदों ने गुप्त मतदान किया और इस मतदान में इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया। इंदिरा गांधी को पार्टी के 2/3 सांसद वोट दिए थे और वे जीत गई थीं। तो इस मुकाबले में इंदिरा गांधी की जीत हो गई और इस कड़े मुकाबले के बावजूद सत्ता का हस्तांतरण यानी ट्रांसफ़र ऑफ पावर यानी कि इंदिरा पीएम बन गई। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी पीएम बनी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन है, सिंडिकेट ने अनुभवहीन इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में या बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाई? सिंडिकेट यानी कांग्रेस पार्टी के
सीनियर लीडर्स जिनके पास अधिक एक्सपीरियंस था। तो सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को पीएम क्यों बनवाया जब इंदिरा के पास एक्सपीरियंस कम था? क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को अनुभवहीन होने के बावजूद प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, क्योंकि सिंडिकेट के नेताओं को यह उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनके दिशा निर्देश एवं सलाह से ही कार्य करेगी। जबकि प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी ने फैसले खुद लेने शुरू किए और अपने सलाहकार के रूप में भी पार्टी से बाहर के लोगों को रखा, और धीरे धीरे बड़ी सावधानी से इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट को हाशिए पर ला खड़ा किया। मतलब पीएम बनने के बाद इंदिरा गांधी अपने फैसले खुद लेती थी और सलाहकार के रूप में वैसे लोगों को रखा जिनका सिंडिकेट से कोई संबंध नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से नोट कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और अपने साथियों में शेयर कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कहा गया है इसमें, इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के समय देश में कौन कौन सी मुख्य समस्याएं थीं? तो जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी 24 जनवरी 1966 को, उस समय देश में अनेक समस्याएं थी। पहली समस्या मानसून की असफलता, यानी कि बरसात कम हो रही थी। इसके कारण व्यापक सूखा पड़ गया था और खेती के पैदावार में गिरावट आ गई। फूड क्राइसिस, यानी कि खाद्य संकट, खाने पीने की चीज़ों का उत्पादन कम हुआ था। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ गई। औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में भी कमी देखने को मिली। इसके अलावा देश में सैन्य खर्च बढ़ गए थे। देश में सैन्य खर्च में बढ़ोतरी से आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी, क्योंकि 1962 में जस्ट पहले, कुछ दिन पहले चाइना से युद्ध हुआ था और 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। तो युद्ध के बाद सैन्य खर्च में वृद्धि हो गई थी और उससे देश में आर्थिक संकट और आने लगा था। 7वां पॉइंट है, इंदिरा गांधी ने अमेरिका के दबाव में आकर रुपये का अवमूल्यन किया, यानी उस समय $1 5 का था, उसे बढ़ाकर 7 रुपये कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि चौथे आम चुनाव का परिणाम, जो 1967 का चुनाव है, चौथे आम चुनाव का परिणाम यह कांग्रेस के लिए राजनीतिक भूकंप क्यों था, ये पूछा गया है। तो इसलिए था, क्यों था, हम बात कर लेते हैं। मैंने पार्ट 1 के वीडियो में भी इसके बारे में बात की थी और यहाँ थोड़ा लॉन्ग में आंसर है, आप देख सकते हैं बच्चों। तो फरवरी 1967 में देश में चौथा आम चुनाव हुआ। यह पहला मौका था जब कांग्रेस पार्टी पंडित नेहरू के बिना चुनाव मैदान में उतरी थी। चुनाव परिणाम ने सबको चौंका दिया था। कांग्रेस को केंद्र में भी और राज्यों में भी दोनों जगह धक्के लगे थे, यानी कांग्रेस पार्टी को इस बार मत कम मिले थे, फलस्वरूप उसके सीटों की संख्या में कुछ कमी आ गई थी। ये तो हो गया इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड, ठीक है। और इस क्वेश्चन को यदि 2 अंक में पूछें तो मैंने जितने यहाँ ब्लू में लिखा है उसको आप लिख लेना, और 4th में पूछे तो इस पूरे को आप लिखना, ठीक है। तो यह बताना है इसमें कि कांग्रेस पार्टी 1967 के चुनाव में पंडित नेहरू के बगैर चुनाव में उतरी थी, और इस बार केंद्र में भी और राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी को वोट कम मिले थे, ठीक है। फिर भी कांग्रेस पार्टी लोकसभा में, यानी कि केंद्र में सरकार बनाने में सफल रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी 9 राज्यों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास व केरल, इन सभी राज्यों में, यानी कि 9 राज्यों में सरकार नहीं बना सकी। चुनाव के नतीजों को कांग्रेस के लिए राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई, क्योंकि अब तक जब से आज़ाद देश हुआ था, देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को इतना बड़ा झटका, इतनी बड़ी हार देखने को कभी नहीं मिली थी, ठीक है। तो इसलिए कहा गया कि कांग्रेस के लिए राजनीतिक भूकंप। कहा जाता है कि दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए अगर ट्रेन में बैठें तो अपने पूरे रास्ते में एक भी कांग्रेस शासित राज्य से होकर नहीं गुजरेगी ट्रेन। मतलब दिल्ली से हावड़ा जाना हो पश्चिम बंगाल, उस समय 1967 के चुनाव के बाद, तो ट्रेन जिस रास्ते भी जाती, इन सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें।
यह क्वेश्चन भी चौथे आम चुनाव के परिणाम के बारे में ही है और पूछा गया है चौथे आम चुनाव 1967 के परिणाम स्वरूप किस राज्य में एक गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। यानी कि कांग्रेस पार्टी 9 राज्यों में जो चुनाव हार गई थी उसमें से किस एक राज्य में किसी गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत मिला था, ये पूछा गया है। तो चौथे आम चुनाव के परिणाम स्वरूप मद्रास प्रांत, जिसे अब तमिलनाडु कहते हैं, में एक क्षेत्रीय पार्टी DMK यानी द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। DMK हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके सत्ता में आई थी। दरअसल तत्कालीन मद्रास प्रांत यानी कि आज जो तमिलनाडु वाला एरिया है, तो वहाँ के छात्र हिंदी को राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि केंद्र की सरकार राजभाषा के रूप में हिंदी उनके ऊपर थोप रही है, इसलिए वे इसका विरोध कर रहे थे। DMK ने इस हिंदी विरोधी आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था और इलेक्शन में चुनाव के समय इस बात को बहुत भुनाया था। चुनावी इतिहास में यह पहला मामला था जब किसी गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला था। तो तमिलनाडु में यानी उस समय मद्रास प्रांत था, वहाँ DMK पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। यह क्वेश्चन पेपर में बार बार आता है, हर बार समझ लीजिए। मैं पिछले 13 सालों से देख रहा हूँ, 13 वर्षों में क्वेश्चन हर बार आया है। पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के क्या कारण थे, यह पूछा गया है। यानी 1952 से लेकर 1967 तक का जो समय है, इस समय कांग्रेस पार्टी केंद्र में भी रही और देश के अधिकतर राज्यों में इसकी सरकार रही। तो क्या कारण थे इसके, और यही जो समय है कांग्रेस के वर्चस्व का, कांग्रेस के प्रभुत्व का समय है। तो ऐसा क्यों था, हमेशा कांग्रेस पार्टी क्यों जीत रही थी लगातार 3 इलेक्शन, सेंटर में भी और स्टेट में भी। तो इसकी बात करते हैं। इसके कई कारण थे, आप लिख लेना कि पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जीत के या प्रभुत्व के, वर्चस्व के निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहला कारण लिखना है आपको, देश की सबसे पुरानी पार्टी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी। सबसे पुरानी पार्टी होने के कारण इसे राजनीतिक अनुभव ज़्यादा था अन्य पार्टियों के अपेक्षा। पॉइंट नंबर 2, देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका। आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए लोगों को लगता था कि इसी पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाई है और चुनाव के समय इनको वोट दिया करते थे। थर्ड पॉइंट, सबसे मजबूत संगठन। कांग्रेस का संगठन समूचे देश में फैला हुआ था। इसके कार्यकर्ता प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर, प्रत्येक कस्बे में थे। पॉइंट नंबर 4 देखें, लोकप्रिय एवं करिश्माई नेता। कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारे नेता लोकप्रिय थे। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी समेत बहुत से नेता थे जो लोकप्रिय थे और खासकर जवाहरलाल नेहरू एक करिश्माई नेता थे। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, विपक्षी पार्टियों का कमज़ोर होना। उस दौरान यानी कि 1952 से लेकर 1967 तक विपक्षी पार्टियां कमज़ोर रहीं, उनमें एकता का अभाव था। इसलिए गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था राम मनोहर लोहिया ने, ताकि विपक्षी पार्टियां एक मंच पे आएँ। इसके बाद 1967 के बाद जब 5वां आम चुनाव हुआ है 1971, तो उस समय भी ग्रैंड अलायंस बना था, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले वाली वीडियो क्लास में। नेक्स्ट पॉइंट है, इस पार्टी को यानी कांग्रेस पार्टी को सभी वर्गों का समर्थन। कांग्रेस पार्टी को समाज के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त था। सभी वर्ग के मतदाता इसे वोट दिया करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8वां क्वेश्चन है, 1969 में कांग्रेस के विभाजन के कारणों की व्याख्या करें। यानी 1969 में कांग्रेस पार्टी क्यों विभाजित हो गई, यह पूछा गया है। तो 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहला कारण, इंदिरा गांधी द्वारा सिंडिकेट को महत्व नहीं देना। सिंडिकेट ने इस उम्मीद से इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया था कि इंदिरा उनके दिशा निर्देश एवं सलाह से काम करेगी, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी ने
सभी फैसले लेने खुद शुरू किए और सिंडिकेट को धीरे धीरे दरकिनार कर दिया। तो दोनों में मनमुटाव हो गया, दूरियां बढ़ने लगी थी। पॉइंट नंबर 2, 1969 का राष्ट्रपति चुनाव। 1969 में राष्ट्रपति चुनाव हुआ था। तो इस चुनाव में इंदिरा गांधी और उनके समर्थक कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी, जो उस समय के तत्कालीन उस समय के लोकसभा के स्पीकर थे, नीलम संजीव रेड्डी को समर्थन नहीं दिया, बल्कि इंदिरा और उसके समर्थकों ने उसी समय के उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को समर्थन दिया और वीवी गिरी चुनाव में जीत गए। इंदिरा ने कहा था कि अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देने के लिए आग्रह किया था नेताओं से। तो इसमें इंदिरा के उम्मीदवार वराहगिरी वेंकट गिरी चुनाव जीत गए और कांग्रेस पार्टी के जो असली उम्मीदवार थे नीलम संजीवा रेड्डी, उनकी हार हो गई है। तो इससे इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच दूरियां और बढ़ गई। नेक्स्ट पॉइंट है समाजवादी नीतियों पर इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच मतभेद। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में और प्रीवी पर समाप्त करने के मुद्दे पर इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच हमेशा मतभेद रहे थे। मोरारजी देसाई कहते थे कि प्रीवी पर समाप्त करने का मतलब होगा कि राजवाड़ों के साथ गद्दारी करना, विश्वासघात करना, जबकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तभी से वे प्रीवी पर्स को समाप्त करना चाहती थी, क्योंकि उनके समझ से उनके लिए प्रीवी पर्स को समाप्त कर समाज में इक्वलिटी लाना जरूरी था। तो मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री भी थे। मतभेद ज़्यादा बढ़ गए दोनों के बीच। पॉइंट नंबर 4 है इंदिरा गांधी का कांग्रेस से निष्कासन। 1969 के ही राष्ट्रपति चुनाव में जब इंदिरा गांधी के समर्थित वीवी गिरी चुनाव जीत गए, वे राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए, तो इंदिरा गांधी को उस समय के कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष निजलिंगप्पा ने पार्टी के सदस्यता से निष्कासित कर दिया, यानी कि कांग्रेस पार्टी से इंदिरा गांधी को निकाल दिया गया। तो इसके कारण कांग्रेस पार्टी टूट गई, मतलब कि सिंडिकेट और इंदिरा के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई कि पार्टी का विभाजन हो गया। ठीक है, तो जो कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी के समर्थन में बनी उसका नाम दिया गया कांग्रेस आर, और सिंडिकेट समर्थित जो पार्टी थी, सिंडिकेट के लोगों ने जिसको समर्थन दे रखा था, उसका नाम हुआ कांग्रेस ओ। ठीक है, कांग्रेस आर का मतलब है कांग्रेस रिक्विजनिस्ट और कांग्रेस ओ का मतलब है कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन। कांग्रेस संगठन को पुरानी कांग्रेस भी कहा गया और कांग्रेस आर को नई कांग्रेस भी कहा गया। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। यह क्वेश्चन कार्टून वाला है, आप इस कार्टून को पहले ध्यान से देखें एक बार। इस कार्टून में एक व्यक्ति लेटा हुआ है जिस पर कांग्रेस लिखा हुआ है, एक व्यक्ति घुटनों के बल बैठा है जैसा कि हार और थक गया हो, एक व्यक्ति बहुत खुश हैं, उनके हाथ में दस्ताने हैं और गले में माला है, और एक महिला खड़ी है जिनके हाथ में पीछे की तरफ दस्ताना छुपाया हुआ हो और वो भी बहुत प्रसन्न है। तो आइए देखते हैं कार्टून में क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में क्वेश्चन क्या है। यह कार्टून किस घटना को इंगित करता है? तो यह कार्टून 1969 में राष्ट्रपति चुनाव को इंगित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इस कार्टून में जिस व्यक्ति को विजयी दिखाया गया है उसका नाम बताइए। इस कार्टून में जो व्यक्ति विजयी हैं उनके गले में माला है और वे खुश हैं बहुत और हाथ में दस्ताना है, जैसे कि मुक्केबाजी के रिंग में जीत गए हों। ये हैं वीवी गिरी, वराहगिरी, वेंकट गिरी, जो उपराष्ट्रपति थे और इंदिरा गांधी ने इन्हें राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया था, अपने पसंद का उम्मीदवार। ये चुनाव जीत गए थे। इनका नाम वीवी गिरी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया वीवी गिरी, वराहगिरी, वेंकट गिरी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इंदिरा गांधी को मुक्केबाज वाला दस्ताना पहने क्यों दिखाया गया है? तो इंदिरा गांधी को मुक्केबाज वाला दस्ताना पहने इसलिए दिखाया गया है क्योंकि लड़ाई वास्तविक रूप से इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच थी, ना कि राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के बीच। इसलिए लड़ाई में इंदिरा गांधी भी शामिल थी और वे मुख्य रूप से लड़ाई सिंडिकेट से लड़ रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी कार्टून से संबंधित है। कार्टून में घुटनों के बल बैठा व्यक्ति कौन है? तो कार्टून में घुटने के बल बैठा व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष और सिंडिकेट के मजबूत नेता
निजलिंगप्पा हैं। ठीक है, और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। इसमें पूछा गया है 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी। यह क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले कई वर्षों से प्रत्येक वर्ष इसको बोर्ड एग्जाम प्री बोर्ड में पूछा गया है। तो बात करते हैं 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार निम्नलिखित कारणों से लोकप्रिय हुई थी। पहला कारण गरीबी हटाओ का नारा। 1971 के 5वें आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इस चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर ने भारी बहुमत से जीत हासिल किया था और उसने सिद्ध कर दिया था कि वही असली कांग्रेस है। तो इस तरह इंदिरा गांधी की सरकार लोकप्रिय हुई और पुरानी कांग्रेस धराशायी हो गई थी। पॉइंट नंबर 2 है प्रिवी पर्स को समाप्त करना। 1971 के 5वें आम चुनाव जीतने के बाद इंदिरा गांधी ने संविधान में 26वां संशोधन किया 1971 में ही और प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया ताकि समाज में समानता स्थापित हो सके। तो यह बहुत बड़ा मुद्दा था। प्रिवी पर्स को समाप्त करके भी इंदिरा की सरकार बहुत लोकप्रिय हुई। पॉइंट नंबर 3 देखिए। पॉइंट नंबर 3 है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 1970 के दशक से ठीक पहले यानी कि 1 साल पहले 1969 में इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया था, उन्हें सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया था। तो यह एक बहुत बड़ा फैसला था। इंदिरा गांधी की सरकार इससे भी लोकप्रिय हुई थी। 4th पॉइंट है 1971 में बांग्लादेश के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका। 1971 में ही भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था। एक्चुअली पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिम पाकिस्तान के सैनिक आंदोलन करने वाले लोगों को परेशान कर रहे थे। बच्चों यह एक लंबा टॉपिक है, इसके बारे में हम पहले किसी वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप वहाँ देख लेना। मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ। 1970 में पाकिस्तान में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। तो पूर्वी पाकिस्तान के नेता थे मुजीब रहमान, उनकी पार्टी थी अवामी लीग। चुनाव में अवामी लीग जीत गई थी, लेकिन पश्चिम के जो तनाशाह थे जनरल याहिया खां, उन्होंने मुजीब रहमान को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। अब पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन होने लगे। आंदोलन के बाद वहाँ के लोग भारत में घुसने की कोशिश भी करने लगे और पूर्वी पाकिस्तान के मांग पर ही भारत ने सहायता किया। वहाँ मुक्ति संग्राम सैनिक भेजे, उन्हें आर्थिक सहायता दी गई और दोनों देशों में युद्ध हो गया। उस युद्ध के परिणाम स्वरूप 1971 में ही 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश नामक एक नया देश बना। तो यहाँ लिखा हुआ पॉइंट 1971 में बांग्लादेश के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका इंदिरा सरकार की रही है, इसलिए इंदिरा की सरकार बहुत लोकप्रिय हुई। अगला पॉइंट है पोखरण में परमाणु परीक्षण। भारत ने 1974 में 18 मई को पोखरण में नाभिकीय परीक्षण किया और देश परमाणु शक्ति संपन्न हो गया। पूरे दुनिया में मैसेज गया कि भारत एक न्यूक्लियर कंट्री है। और अगला पॉइंट है सिक्किम का भारत में विलय। 1974 में इंदिरा की सरकार के समय ही भारत का सह प्रांत बन गया सिक्किम और अगले साल यानी कि 1975 में भारत में पूरी तरह शामिल हो गया और यह भारत का 22वां राज्य बना। तो इन्हीं सभी कारणों से 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार बहुत लोकप्रिय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले छात्र नोट कर लेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में एक पैसेज है, इसे ध्यान से पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़ें और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें लिखा हुआ है कि इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को अत्यंत केंद्रीकृत और अलोकतांत्रिक पार्टी संगठन में तब्दील कर दिया, जबकि नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस शुरुआती दशकों में एक संघीय लोकतांत्रिक और विचारधाराओं के समाहार का मंच थी। नई और लोक लुभावन राजनीति में राजनीतिक विचारधारा को महज चुनावी विमर्श में बदल दिया गया। कई नारे उछाले गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसी के अनुकूल सरकार की नीतियां भी बनाई गई थीं। 1970 के दशक के शुरुआती सालों में अपनी बड़ी चुनावी जीत के जश्न के बीच कांग्रेस एक राजनीतिक संगठन के तौर पर मर गई। ये लिखे हैं सुदीप्त कविराज ने। अब
इसके आधार पर जो प्रश्न बनते हैं, पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार नेहरू और इंदिरा गांधी द्वारा अपनाई गई रणनीतियों में क्या अंतर था। तो देखिए पहला प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा। पहले का उत्तर है, नेहरू और इंदिरा में जो अंतर है ये बताया गया है कि पार्टी के प्रति उनकी नीतियों में क्या अंतर है, लोकतंत्र के प्रति भी। तो इसमें बताया गया है कि इंदिरा गांधी की नीतियां अत्यंत केंद्रीकृत और अलोकतांत्रिक थी, जबकि नेहरू की नीतियां संघीय, लोकतांत्रिक और विचारधाराओं के समन्वय की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेखक ने क्यों कहा कि 70 के दशक में कांग्रेस मर गई। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कांग्रेस के मूलभूत सिद्धांतों को इंदिरा गांधी द्वारा नष्ट कर दिया गया था। और थर्ड क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी में आए बदलावों का असर दूसरी पार्टियों पर किस तरह से पड़ा। तो दूसरी पार्टियां भी कांग्रेस विरोधी हो गई, कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए। यहाँ लिखा हुआ है, कांग्रेस पार्टी में आए बदलावों के फलस्वरूप दूसरी पार्टियों में कांग्रेस विरोधी एकता बढ़ी तथा कांग्रेस विरोधी आंदोलन प्रारंभ हो गए। अब है क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। यह क्वेश्चन है कांग्रेस पार्टी के पुनर्स्थापना के बारे में। पूछा गया है कि कांग्रेस पार्टी के पुनर्स्थापना पर एक नोट लिखें। तो लिखते हैं, आप इसे ध्यान से सुनें और नोट भी कर लें। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर के पास एक मुद्दा था, एक एजेंडा था और एक कार्यक्रम था। साथ ही इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के साथ गठजोड़ किया था, जबकि पुरानी कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन ग्रैंड अलायंस के पास कोई सुसंगत राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। इन्होंने देश भर में इंदिरा हटाओ जैसा नकारात्मक नारा दिया। कहा गया है कि 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस आर के पास एक मुद्दा था, सही रणनीति थी और उसने सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ गठबंधन भी किया था, जबकि पुरानी कांग्रेस के नेतृत्व में एक ग्रैंड अलायंस बना हुआ था जिसमें गैर कांग्रेसी और गैर कम्युनिस्ट दल थे। इनके पास कोई सुसंगत कार्यक्रम नहीं था और देश भर में इंदिरा हटाओ जैसे नकारात्मक नारा दिया, जबकि इंदिरा गांधी वाले कांग्रेस के पास एक सकारात्मक नारा था, गरीबी हटाओ। इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव प्रचार में प्रीवी पर्स की समाप्ति, सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, भू परिसीमन, आय और अवसरों की असमानता की समाप्ति पर ज़्यादा ध्यान दिया। गरीबी हटाओ के नारे से वंचित वर्ग, खासकर भूमिहीन किसान, दलित और आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला और बेरोजगार नौजवानों के बीच अपने समर्थन का आधार तैयार करने की कोशिश इंदिरा ने की थी। 1971 के लोकसभा चुनाव के नतीजे ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। इंदिरा की कांग्रेस आर और सीपीआई गठबंधन को 352 + 23 यानी कि इंदिरा वाली कांग्रेस को 352 और सीपीआई को 23 सीट मिलाकर इन्हें 375 सीटों पर जीत मिली, जबकि ग्रैंड अलायंस वाले गठबंधन को 40 से भी कम सीटें मिली। अपनी भारी भरकम जीत के साथ इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर ने यह साबित कर दिया कि वही असली कांग्रेस है। 1967 के चुनाव में कांग्रेस ने जो प्रभुत्व खो दिया था उसे पुनः प्राप्त कर लिया और उसने भारतीय राजनीति में खुद को प्रभुत्व के स्थान पर खुद को पुनर्स्थापित किया। बच्चों, ये था सेकंड वीडियो इस चैप्टर का। इस चैप्टर की सारी समस्याएं, जितने क्वेश्चन थे हमने सबको सोल्व कर दिया है। और आप इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। थैंक यू।